हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से, बहुत बहुत अभिनंदन RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम एक नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे संविधान के भाग तीन में इनको वर्णित किया गया है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनको बताया गया है। इसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहीं से ऐसे ही। अच्छा, ये ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव इन फॉर्म, और कुछ सकारात्मक भी होते हैं। मतलब नकारात्मक सकारात्मक मैं बताऊंगा आपको। नकारात्मक मतलब क्या है कि नेगेटिव, इनकी प्रकृति नेगेटिव होती है और कुछ की पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, प्रतिषेध करना कि हाँ ये नहीं करता, राज्य ये नहीं करेगा, मतलब जिसकी प्रकृति होती है नेगेटिव वे में बता रही होती है, उसको नकारात्मक प्रकृति। और जो जिसकी प्रकृति होती है, जिसको भाव होता है कि वो सकारात्मक भाव है, तो वो पॉजिटिव नेचर होते हैं। तो चलिए पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और उसी के द्वारा संविधान में इनको शामिल करने की बात की जाती है 1928 में ही। उसके बाद क्या होता है, 28 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल। उनकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी मांग करती है ना, कि जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में होनी चाहिए, इसकी मांग करती है। इनका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया जाता है, कैसे होंगे हमारे मूल कर्तव्य। तो अच्छा, अगली बात देखें इसकी, मूल क्यों? मूल मतलब मौलिक या मूल क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक विकास, भौतिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे बनाए गए हैं कि इनसे व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, इसलिए इनको मूल या मौलिक बोला गया है। अच्छा, कहाँ से? मैंने बता ही दिया आपको। कुल 6 हैं ये और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, भाग 3 में है। तो कौन कौन से हैं 6? सबसे पहले है समानता या समता का अधिकार। तो ये कौन है? अनुच्छेद 14 से 18। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार आता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कहाँ से है? आगे बढ़ जाओ, 18 से 19 से लेके 22 तक, ये याद रखने पड़ेंगे आपको अनुच्छेद। 19 से लेके 22 तक कहाँ है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ है? 23 और 24, यानी 23 से 24 तक, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कहाँ से? 25 से 28 में डिफाइन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये कहाँ है? 29 और 30 में डिफाइन किए गए हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32। 31 जो था एक संपत्ति का अधिकार था, जो क्या है 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको समाप्त कर दिया गया। अब वह एक कानूनी अधिकार है। तो शुरू करते हैं कहाँ से? मैंने बताया 12 शुरू होते हैं। तो 12, अनुच्छेद 12 में क्या होता है? राज्य की परिभाषा, यानी राज्य क्या होगा। तो तमाम सरकारी एजेंसियाँ या ऐसी कोई एजेंसियाँ जो मैनेजमेंट का काम करती है, ये सब जो है राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई कि राज्य कौन होगा। 13 क्या है? कोई ऐसी विधि आ जाती है, मतलब ऐसा कोई कानून आ जाता है जो मूल अधिकारों को कम करते हैं या शून्य करते हैं, तो वो विधि जो है जीरो मानी जाएगी, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, वो विधि नहीं मानी जाएगी। ये अनुच्छेद 13 बोलता है। इसी के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक पुनरावलोकन करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो करता है ना, किसके लिए? ये मौलिक अधिकारों के लिए जुडिशियल रिव्यू इसी के तहत करता है, अनुच्छेद 13 के तहत। तो कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को कम कर रही होगी वो जीरो मानी जाएगी, अनुच्छेद 13 बोलता है। 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता, मतलब सभी का, विधियों के, कोई भी विधि के सामने सभी को समान रूप से माना जाएगा। ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है या कोई बहुत राजनीतिक घराने से संबंध रखता है तो उसके लिए विधि अलग है और गरीब आदमी के लिए विधि अलग है, ऐसा नहीं है। तो विधि के समक्ष सभी को समानता दी जाएगी। 15 क्या बोलता है? 15 में 5 शब्द याद रखना। कौन? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, जाति, लिंग, इनके आधार पर, इन पांचों के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू है ये चीज़। अच्छा, इसी के तहत जो 10% का EWS का कोटा जो दिया गया है ना, जनरल को EWS का मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% का जो आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 15(6) के तहत ही, 15 के तहत 15 का 6 सब क्लॉज है, उसके तहत ही ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी कि लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसमें? नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अच्छा, 17 क्या बोलता है? अप्रस्तुतता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत। मतलब ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 17 है अप्रस्तुतता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी। छुआछूत नहीं होती है कि ये तो फलानी उसका है, ये जाति का है, वो ये जाति का है, इसको टच नहीं करना है, इसको छूना नहीं है, ये अछूत है, इस टाइप से। तो उसका अंत कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब महाराजा धीराज, इस तरह की, है ना। और जो उपाधियाँ पुराने ज़माने में दी जाती थी उन सब का अंत, मतलब अभी उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी। लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 तरह के होते हैं ना पद्म पुरस्कार, इनको उपाधि नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि ये क्यों दिए जाते हैं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है। अच्छा, भारत रत्न के बारे में याद रखना आप, 2 बार इसको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है। कब? 1977 और 1992 को 2 बार अभी तक ये सस्पेंड किए जा चुके हैं। अगला देखिए अनुच्छेद, अच्छा अब आ गया 19 में ये 6 पार्ट हैं, 19 के 6 पार्ट, 6 को याद रखना पड़ेगा आपको। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना मीनिंग है और हर एक इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं 6? 19(1) का मतलब 19(1) में 6 पार्ट दिए हैं। तो क्या है उसमें? 19(1) का क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, जो बोलते हैं ना कि हमारी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो इसी के तहत है। व्यक्ति किसी अपनी जो है बात को किसी के सामने रख सकता है, बोल सकता है, सरकार की निंदा कर सकता है। ये सब कहाँ है? ये इसी में है। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पूछा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में आता है? तो 19(1) का क, या 19 आए तो भी ऑप्शन यही मार देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये। दूसरा है 19 का ख में क्या है? शांतिपूर्व निरायुध सम्मेलन, मतलब निरायुध मतलब क्या होता है कि आयुध बोलते हैं हथियार को, बिना हथियार के और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। और ग क्या बोलता है? ग बोलता है संघ बना नहीं सकती। संघ या संगम, मतलब संघ बनाते हैं ना हम, जैसे अपना कोई ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप वगैरह बनाने की हमारी स्वतंत्रता है, हम अपना मर्जी से ग्रुप बना सकते हैं। अगला है घ, सर्वत्र अबाध संचरण। अबाध मतलब बिना बाधा के, और सर्वत्र मतलब सभी जगह, संचरण मतलब घूमना, विचरण करना। तो भारत में हम कहीं भी बिना किसी बाधा के संचरण कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्या बोलता है? ढ बोलता है कि निवास करने व बसने की स्वतंत्रता, मतलब घूम सकते हैं। घ बोलता है, नेक्स्ट बोलता है ढ कि कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, जाके हम रहने वाले हैं चाहे मानो दिल्ली के, तो जाके चेन्नई में भी हम अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये है, ये बताता है ढ। अच्छा, मतलब इसका सिक्स्थ क्या बताता है? कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार, यानी कि व्यापार, वृत्ति मतलब छोटे व्यापार बोलते हैं, वृत्ति, व्यापार, कारोबार, इस तरह का कहीं भी देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी व्यापार या अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर सकता है। अब अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि मान लो कोई अपराध आपसे हुआ है और आपको कल्प्रिट बनाया, आपको मतलब कटघरे में रखा जा रहा है, तो आपको कौन कौन से अधिकार होंगे? अपराध हो जाता है या अपराध के लिए आप अपराधी के लिए प्रोसेस में हैं, तो आपको कौन कौन से अधिकार होंगे उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 20। मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि की जा रही है आप पे, तो कौन सा क्या संरक्षण होगा आपको? क्या होगा? नंबर 1, एक अपराध के लिए 1 बार सज़ा, मतलब आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको बार बार सज़ा नहीं मिलेगी, कि एक ही बार सज़ा मिलेगी। अगला है जो वर्तमान यानी उसी समय के कानून के अनुसार सज़ा, यानी मान लो
किसी अपराध के लिए आज 5 साल की सज़ा है और उसका ट्रायल चलते चलते 15 साल हो गई और 15 साल बाद उसी अपराध के लिए 20 साल की सज़ा या 8 साल की सज़ा, मतलब इससे ज़्यादा की सज़ा बना दी गई। तो आज जब अपराध किया था और उस समय, मतलब आज मैंने अपराध किया और आज उसके लिए जो सज़ा है उसी के हिसाब से मैक्सिमम सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ, यानी जिसने अपराध किया है वह स्वयं अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको नहीं बोला जाएगा तू अपने खिलाफ गवाही दे। ये 3 तरह की स्वतंत्रता इसमें है। अगला है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बहुत सी चीज़ें जोड़ी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आएंगी। तो आप लोग देखते रहना। इसमें क्या है, विधि द्वारा, अच्छा मेन चीज़ इसका थीम देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया जो विधि सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू भी कर सकता है कि ये विधि सम्मत है कि नहीं। मतलब सही प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर उसको क्या है, उसकी स्वतंत्रता से बाधित किया जा रहा है तो एक प्रक्रिया सही होनी चाहिए और सही वे में होनी चाहिए, उसको सही कानूनन ठहराया जा सके, तभी उसको बाधित किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। इसलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें बताया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये उनका मूल कर्तव्य है, देनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। मतलब अपराध हो गया तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी संरक्षण किस किस चीज़ में, 3 तरह से संरक्षण उसको दिया जाएगा, है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना, अवल ये जो चीज़ है ना, ये गिरफ्तारी संरक्षण, ये केवल नागरिकों या मित्र देश के नागरिकों पर ही लागू है। यानी मान लो हमारी जैसे पाकिस्तान से मित्रता नहीं है तो ये पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं है, ये पाकिस्तान को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। और मान लो श्रीलंका से हमारी दोस्ती है, नेपाल से दोस्ती है, तो उनके नागरिकों को ये अधिकार मिलेगा। 22 के तीनों कौन कौन सा है, क्या क्या है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया है तो उसको हिरासत में लेने का कारण, मतलब जेल में अगर डाल रहे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट होने का कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट, यानी क्या मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसको ले जाएगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, यात्रा का समय इसमें अलग किया गया है, यात्रा के समय को नहीं जोड़ा गया है। तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और अगला है अपनी पसंद के वकील, यानी अपनी पसंद की कानूनी सलाह कोई भी व्यक्ति ले सकता है, अपने पसंद की कानूनी सलाह किसी व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। तो ये बोलता है 22 के 3 पार्ट। अगला कौन सा है, 23, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी क्या क्या आता है इसमें, जैसे तस्करी करना, लोगों की तस्करी, बंधुआ मजदूरी करवाना, बेगारी करवाना, वेश्यावृत्ति करवाना, ये सब का इसमें रोक लगाई गई है। ये सब नहीं किए जा सकते। बंधुआ मजदूरी कोई नहीं करवा सकता है, तस्करी किसी व्यक्ति की नहीं की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 23 के द्वारा इसमें रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बाल मजदूरी यानी बाल नियोजन पर रोक। जो बच्चों को 14 वर्ष, इसमें उम्र रखी गई है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है कोई, और उसको कोई ऐसे जोखिम वाले कारखाने में या ऐसी जगह लगाया जा सकता है जहाँ उसको हेल्थ को नुकसान हो सकता है या उसके जो है विकास में बाधा पहुँच सकती है, तो ये रोका गया है। इसको बाल मजदूरी पर रोक बोलते हैं, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु का हो। तो दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है और बड़ा पार्ट है, तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं कि एक और ख़त्म कर लें, बताओ आप लोग। अभी चलो, तो ऐसा करते हैं 25 से अगले पार्ट में शुरू कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलो शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। कल शुरू करेंगे इसको, बाद में देखते हैं, 25 से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।